मॉर्निंग बच्चों, मैं ज्ञान भारती हिंदी हाई स्कूल से। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे स्टैंडर्ड 11 सब्जेक्ट हिंदी, पोएम नंबर 3। पोएम का नाम है पथिक। इसको लिखा है कवि राम नरेश त्रिपाठी जी ने। तो हम सबसे पहले राम नरेश त्रिपाठी के जीवन परिचय के बारे में समझते हैं। इनका जन्म सन 1881 कोयरीपुर जिला जौनपुर उत्तर प्रदेश में हुआ। इनकी प्रमुख रचना है मिलन, पथिक, स्वप्न, खंड काव्य में मानसी, फुटकर कविता संग्रह इत्यादि। इनकी मृत्यु हुई सन 1962 ईस्वी में। राम नरेश त्रिपाठी छायावाद पूर्व की खड़ी बोली के महत्वपूर्ण कवि माने जाते हैं। आरंभिक शिक्षा पूरी करने के बाद ये स्वाध्याय से हिंदी, अंग्रेजी, बंगला और उर्दू का ज्ञान इन्होंने प्राप्त किया। उन्होंने उस समय के कवियों के प्रिय विषय समाज सुधार के स्थान पर रोमांटिक प्रेम को कविता का विषय भी बनाया। उनकी कविताओं में देश प्रेम और वैयक्तिक प्रेम दोनों देखने को मिलते हैं, लेकिन देश प्रेम को ही इन्होंने विशेष स्थान दिया। कविता कौमुदी 8 भाग में संकलित हुई है। उन्होंने हिंदी, उर्दू, बंगला और संस्कृत की लोकप्रिय कविताओं का संकलन भी किया। इसी के एक खंड में ग्राम गीत संकलित है, जिसे उन्होंने गांव-गांव घूमकर एकत्रित किया था। मतलब ग्राम गीत को गांव-गांव घूम करके, वहां देख सुन करके, परख करके बनाया था। लोक साहित्य के संरक्षण की दृष्टि से हिंदी में यह उनका पहला मौलिक कार्य था। हिंदी में वे बाल साहित्य के जनक माने जाते हैं। उन्होंने कई वर्षों तक बानर नामक बाल पत्रिका का संपादन भी किया है, जिसमें मौलिक एवं शिक्षाप्रद कहानियाँ, प्रेरक प्रसंग आदि प्रकाशित होते थे, यानी आपको पढ़ने और देखने को मिलेंगे। कविता के अलावा उन्होंने नाटक, उपन्यास, आलोचना, संस्मरण आदि अन्य विधाओं में भी रचनाएं लिखी हैं। प्रस्तुत अंश पथिक शीर्षक खंड काव्य के पहले सर्ग से लिया गया है। इस दुनिया के दुखों से विरक्त यानी दूर होकर के काव्य नायक पथिक प्रकृति के सौंदर्य पर मुक्त होकर, मुग्ध यानी खुश होकर के वहीं बसना चाहता है। यहाँ किसी साधुजन द्वारा संदेश ग्रहण करके वह देश सेवा का व्रत लेता है। राजा द्वारा उसे मृत्यु दंड मिलता है, परंतु उसकी कीर्ति समाज में फिर भी बनी रहती है। सागर के किनारे खड़ा पथिक उसके सौंदर्य पर मुग्ध है। प्रकृति के इस अद्भुत सौंदर्य को वह मधुर, मनोहर, उज्जवल प्रेम कहानी की तरह प्राप्त करना चाहता है, लेकिन प्रकृति के प्रति पथिक का यह प्रेम उसे अपनी पत्नी के प्रेम से दूर ले जाता है। स्वच्छतावादी इस रचना में प्रेम, भाषा और कल्पना का अद्भुत संयोग देखने को मिलता है। तो बच्चों, ये थी इनकी जन्म परिचय। अब हम पढ़ेंगे इस कविता को। कविता का नाम है पथिक। आइए हम पथिक कविता को पढ़ते हैं। प्रतिक्षण नूतन वेश बनाकर रंग बिरंगा निराला रवि के सम्मुख थिरक रही है। नभ में वारिद माला, नीचे नील समुद्र मनोहर, ऊपर नील गगन है। घन पर बैठ बीच में विचरू, यही चाहता मन है। यहाँ कवि क्या कह रहे हैं कि प्रकृति जो है वो प्रतिपल हमेशा नए नए वेश बनाकर अपने रंग को बदल रही है, और आकाश में भी बरसात की जो बूंदें हैं वो एक माला के रूप में रवि अर्थात सूर्य के सामने थिरक रही हैं, यानी नाच रही हैं। और क्या देखते हैं कि नभ के नीचे नीला समुद्र है जो मन को हरने वाला है, तथा उसके ऊपर नीला गगन है जो बहुत ही सुंदर लग रहा है। तो कवि इन सब चीज़ों को देख करके चाहते हैं कि हम भी घन पर बैठे अर्थात बादल पर बैठकर उसके बीच में विचरण करूं अर्थात घूमूं फिरूं। रत्नाकर गर्जन करता है, मलयानिल बहता है, हरदम यह हौसला हृदय में प्रिय भरा रहता है। आगे क्या देखते हैं बच्चों कि ये रत्नाकर अर्थात समुद्र जो है वो समुद्र बहुत जोर जोर से गर्जना कर रहा है, और हिमालय से सुगंधित एवं ठंडी हवा बह रही है। और ये सब देख करके इनके हृदय में अर्थात कवि के हृदय में एक हौसला हमेशा भरा रहता है। क्या हौसला भरा रहता है कि ये इस विशाल विस्तृत महिमामय रत्नाकर अर्थात समुद्र के घर के कोने कोने में लहरों पे बैठ करके जी भर के इधर उधर फिरूं अर्थात घूमूं। निकल रहा है जलनिध तल पर दिनकर बिंब अधूरा, कमला के कंचन मंदिर का मानो कांत कंगूरा। लाने को निज पुण्य भूमि पर लक्ष्मी की असवारी, रत्नाकर ने निर्मित कर दी स्वर्ण सड़क अति प्यारी। और फिर क्या देखते हैं कि जब
सूरज की रोशनी निकलती है तो वो समुद्र में नीचे जल में जब पड़ता है उसका परछाई, तो ऐसा लगता है कि जैसे कमला अर्थात लक्ष्मी माता के सोने के मंदिर का कंगूरा हो। और देखने में इस तरह से लगता है कि वो सूर्य और वो समुद्र लक्ष्मी माता को पुण्य भूमि पर लाने के लिए सोने की सड़क का जो है निर्माण कर दिया हो। निर्भय दृढ़ गंभीर भाव से गरज रहा सागर है, लहरों पर लहरों का आना सुंदर अति सुंदर है। कहो यहाँ से बढ़कर सुख क्या पा सकता है प्राणी, अनुभव करो हृदय से हे अनुराग भरी कल्याणी। तो इस तरह से कवि कहते हैं निर्भय होकर दृढ़ गंभीर भाव से ये जो सागर है गरज रहा है और लहरों पे लहर इसके आना जाना जो दिख रहा है वो बहुत ही सुंदर लग रहा है। सुंदर मतलब अति सुंदर लग रहा है, बहुत ज़्यादा। तो कहते हैं कि बताओ यहाँ से बढ़कर क्या कोई सुख जो है कहीं और प्राणी किसी स्थान पर पा सकता है। इस बात का अपने ही हृदय में अनुभव करो। जब गंभीरतम अर्ध निशा में जग को ढक लेता है, अंतरिक्ष की छत पर तारों को छिटका देता है, सस्मित बदन जगत का स्वामी मृदु गति से आता है, तट पर खड़ा गगन गंगा के मधुर गीत गाता है। तो यहाँ पे अब समझा रहे हैं कवि कि जब गंभीरतम यानी गंभीर अंधेरा आधी रात्रि में आ करके पूरे संसार को अपने आगोश में ले लेता है, उस समय अंतरिक्ष यानी नभ की छतों पर सिर्फ तारों को ही दिखाई पड़ता है, तारे ही दिखाई पड़ते हैं जो टिमटिमा रहे होते हैं। और उसी समय स्मित वदन जगत का स्वामी जो होता है वो मीठी मीठी धीमी गति से आता है और तट पर खड़े गगन गंगा का सुंदर मधुर गीत गाने लगता है। उससे ही विमुग्ध हो नभ में चंद्र विहंस देता है, उससे विमुग्ध अर्थात खुश हो करके नभ में अर्थात आकाश में निकला हुआ चंद्रमा हंसने लगता है और वृक्ष विविध पत्तों पुष्पों से तन को सज लेता है। और वृक्ष जो होते हैं वो अपने विविध प्रकार के पत्तों और पुष्पों अर्थात फूलों से अपने तन को सजा लेते हैं। पक्षी हर्ष संभाल ना सकते मुग्ध चहक उठते हैं, और उसी समय जो पक्षी होते हैं वो खुशियों को संभाल नहीं पाते हैं और मुग्ध होकर के चहचहाने लगते हैं। फूल सांस लेकर सुख की सानंद महक उठते हैं और फूल भी सांस ले ले करके सुख की आनंद प्राप्त करके महकने लगते हैं। वन उपवन गिरी सानु कुंज में मेघ बरस पड़ते हैं। वन में, उपवन में, पहाड़ पर, घर में, जंगलों में हर जगह बरसात होने लगती है। मेरा आत्म प्रलय होता है, नए नीर झड़ते हैं। पढ़ो लहर तट तृण तरु गिरी नभ किरण जलद पर प्यारी, लिखी हुई यह मधुर कहानी विश्व विमोहन हारी। और इस तरह से कहते हैं कवि कि पढ़ो लहर को जो तट पर, तृण अर्थात घास पर, तरु अर्थात पेड़ पर, गिरी अर्थात पहाड़ पर, नभ यानी आकाश, किरण यानी ज्योति, जलद यानी जो है पुष्पों पर, कमलों पर जो इनकी छोटी छोटी बरसात की बूंदें पड़ती हैं वो अति प्यारी अति सुंदर लगती हैं। और यही लिखी हुई मधुर कहानी विश्व को जो है अपने प्रभावित करती है, लोगों को अपने आप आकर्षित करती है, जो काफ़ी विमोहन हारी होती है। कैसी मधुर मनोहर उज्जवल है यह प्रेम कहानी। तो ये जो प्रेम कहानी होती है प्रकृति की, ये कवि को अपने पत्नी की साथ में किए हुए प्रेम कहानी की जो है याद दिलाती है। तो वही कवि कहते हैं कि कैसी मधुर मनोहर उज्जवल है, स्वच्छ यानी है, सुंदर है यह प्रेम कहानी, जी में है अक्षर बन इसके बनु विश्व की वाणी। और कवि के जी में ऐसा आता है, ऐसी हुंक उठती है कि मैं इन प्रेम कहानी का एक अक्षर बन जाऊं और विश्व के प्रत्येक लोगों की वाणी पर जो है छा जाऊं। स्थिर पवित्र आनंद प्रवाहिता सदा शांति सुखकर है, आहा प्रेम का राज्य परम सुंदर अतिशय सुंदर है। तो इस तरह से कहते हैं कवि कि प्रेम से बढ़कर कुछ नहीं है। ये जो प्रेम का राज्य है वो अत्यधिक परम है यानी श्रेष्ठ है, सुंदर है, अतिशय सुंदर है यानी बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। तो बच्चों ये थी पूरी की पूरी कविता जो अभी आपको मैंने पढ़ा और समझाया। अब आप लोग इसके भावार्थ को लिखकर याद करिएगा तथा इसके नीचे इससे संबंधित अभ्यास के कुछ प्रश्न दिए हुए हैं। इन प्रश्नों को भी आप जो है कविता में से ढूंढकर लिखिएगा।
तो इसके कुछ प्रश्न हैं, चलिए देख लेते हैं। पथिक का मन कहाँ विचरण करना चाहता है? तो बच्चों अभी पहले पंक्ति में ही ये बताया हुआ है कि पथिक का मन नभ में विचरण करना चाहता है। सूर्योदय वर्णन के लिए किस तरह के बिंबों का प्रयोग हुआ है? तो ऐसा लगता है कि जैसे लक्ष्मी माता के सोने के मंदिर का कंगूरा हो, तो इस तरह से वर्णन किया गया है। आशय स्पष्ट करें तो इस पे क खंड है। स्मित बदन जगत का स्वामी यानी धीरी गति से आता है और तट पर खड़ा होकर के गगन गंगा के सुंदर सुंदर मधुर मधुर गीत गाता है। खा खंड है। कैसी मधुर मनोहर उज्जवल है यह प्रेम कहानी, जी में है अक्षर बन इसके बनु विश्व की वाणी। कवि चाहते हैं कि ये जो सुंदर मनोहर अर्थात मन को हरने वाला उज्जवल यानी स्वच्छ ये प्रेम कहानी है, मन करता है कि मैं इसके कहानी के अक्षर बन जाऊं और विश्व के प्रत्येक जन की वाणी पर जो है आ जाऊं। कविता में कई स्थानों पर प्रकृति को मनुष्य के रूप में देखा गया है, ऐसे उदाहरणों का भाव स्पष्ट करके लिखे। तो अभी आपको मैंने पढ़ाया था कि जो है चंद्रमा हंसने लगता है, फूल सांस लेने लगते हैं, पक्षी खुश हो जाते हैं, चहचहाने लगते हैं। तो ये सब जो है प्रकृति है जो मनुष्य के रूप में देखा गया है। इसके उदाहरण आप लोग लिख सकते हैं। कविता के आसपास समुद्र को देखकर आपके मन में क्या भाव उठते हैं? लगभग 200 शब्दों में लिखे। तो बच्चों ये आप अपने दिमाग से सोचो कि आप समुद्र के किनारे खड़े हो और उसके हाव भाव देख करके लहर का आना, लहर का जाना, उठना, लहलहाते लबलबाते पानी को देखना आपको कैसा लगता है? उसके बारे में करीब 200 शब्दों में लिखिए। ये आपको करना है बच्चों अपने हिसाब से। नंबर 2 है प्रेम सत्य है सुंदर है, प्रेम के विभिन्न रूपों को ध्यान में रखते हुए इस विषय पर परिचर्चा करें। तो ये तो सभी को पता है कि प्रेम जो है वो सत्य होता है, सुंदर होता है, प्रेम के विभिन्न रूप भी होते हैं। तो इस बात को जो है ध्यान में रखते हुए इस विषय पे चर्चा करना है। वर्तमान समय में हम प्रकृति से दूर होते जा रहे हैं, इस पर चर्चा करें और लिखें कि प्रकृति से जुड़े रहने के लिए क्या कर सकते हैं। तो बच्चों ये क्वेश्चन का आंसर आप अपने दिमाग से लिखिए कि आप प्रकृति से जुड़े रहने के लिए, प्रकृति को बचाने के लिए क्या करोगे। जैसे मैं बता दे रही हूँ, प्रकृति को बचाने के लिए आप सबसे पहले क्या करोगे? जंगलों का, बाग बगीचों का जो है नाश नहीं करोगे, ठीक है, उसका संवर्धन करोगे, विकास करोगे, पेड़ लगाओगे, फूल पत्ते पेड़ पौधे इत्यादि से, पशु पक्षियों से प्रेम करोगे, उनकी जो है सुरक्षा करोगे, तो ही आप प्रकृति से जुड़े रह सकते हो। चौथा है सागर संबंधी 10 कविताओं का संकलन करें और पोस्टर बनाए। तो बच्चों अगर आपके पास ऐसे साधन उपलब्ध हो तो आप जो है सागर संबंधी 10 कविताओं का संकलन कर सकते हो और पोस्टर भी बना सकते हो। नेक्स्ट शब्द छवि, वारिधमाला, रत्नाकर, मलयानिल, कंगूरा, अश्वारी, अंतरिक्ष, सानू यानी समतल और भूमि, आत्म प्रलय, विश्व विमोहन हारी अर्थात संसार को मुग्ध कर देने वाली। तो ऐसे कुछ शब्दार्थ दिए गए हैं जो थोड़े कठिन होते हैं, पोएम हो या चैप्टर हो सब में दिया जाता है। इसको भी आप लोगों को लिख करके याद करना है। और हाँ बच्चों, हमारी वीडियो को आप लोग लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। हम आपको रोज़ डेली इस तरह के नए नए वीडियो देते रहेंगे। ओके, थैंक यू।